वर्ड मैरिजेज कब होगी, किन ग्राउंड पे मैरिज वर्ड डिक्लेयर की जाएगी, क्या वर्ड मैरिज की कोई लीगल वैलिडिटी होती है कि नहीं होती, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्डेबल मैरिज। आइए जरा पढ़िए। Section 11. Void marriages. जी Any marriage solemnized after the commencement of this Act shall be null and void, and may, on a petition presented by either party thereto against the other party, be so declared by a decree of nullity if it contravenes any one of the conditions specified in clause 1, 4, and 5 of section 5. देखिए कह रहा है कि अब ये कह रहा है कि एनी मैरिज solemnized after the commencement of this act shall be null and void on the petition presented by either of the parties thereto। It means क्या कोई शादी जो है बिना पिटीशन फाइल किए वर्ड होगी कि नहीं, विच इज ऑलरेडी वर्ड। बताएं भाई। आपने कहा कि सर अंडर क्लॉज 5, अंडर सेक्शन 5 क्लॉज 1, 4, 5 मैरिजेस आर वॉइड। अब यहाँ भी कह रहा है कि अगर सेक्शन 5 के क्लॉज 1 में, 4 में, 5 में कोई मैरिज है तो वो वॉइड है, वॉइड होगी, शून्य होगी। तो वेर और कह रहा है कि सच मैरिज शैल बी डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट by presenting a petition by either of the party to the marriage as void। तो क्या without presenting a petition whether such marriage is not void? क्या वो मैरिज void नहीं है जिसकी petition प्रेजेंट नहीं हुई? कोर्ट ने कहा इट इज void ab initio even the court which has not declared such marriage as void, where no petition has been presented before the court regarding such marriage is ipso facto is void, ipso jure is void, from its initiation ही वो void है भाई। कोई जरूरत नहीं है कि वो पिटीशन ही फाइल होगी तो भी void है, void तो void है वो, लेकिन उसको डिक्लेयर करा के फिर पनिशमेंट है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लिखिए जरा, MM मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, MM मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Supreme Court has observed that marriage covered under section 11 are void ipso jure, jure, that is void from its inception, and have to be ignored as not existing in law, not existing in law at all। चलिए क्लियर है बात, यही बताना चाह रहे थे यहाँ पर। अब आ जाइए जरा नेक्स्ट, क्लियर है? अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस सेक्शन 11 हैज बीन चैलेंज। किस केस में सेक्शन 11 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई थी? तो लिखिए लक्ष्मी अम्मल वर्सेस
रामास्वामी निक्कर, NICKER. लक्ष्मी अम्मल वर्सेस रामास्वामी निक्कर, NICKER. क्लियर है बात? नेक्स्ट चले। इसमें क्या हेड हुआ था? किसमें? इस केस में रामास्वामी वाले। Yes. इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई थी। आपसे पूछा जाएगा कि किस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई, सेक्शन 11 की। ठीक है, 12 आ जाइए। सर इसमें मतलब अपहेल किया गया था ना। नेक्स्ट सेक्शन 12। Section 12, voidable marriages. मैरिजेस कहाँ है? मैरिजेस ही है। Void marriages ही है। मेरे में वोइडेबल मैरिज क्यों लिखा? बेयर एक्ट में भी डिस्क्रिमिनेशन है, समझ रहे हैं आप? सर प्रिंटिंग मिस्टेक। हाँ वही, अब डिस्क्रिमिनेशन तो है ना। हमारे पास ही क्यों मैरिज वाला आया? चलिए, वोइडेबल मैरिजेस। आपने कहा कि सर जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं वहां पर 1, 5, 1, 4, 5, उन ग्राउंड्स पे शादी वॉइड होगी। तो व्हाट आर द अदर ग्राउंड्स ऑन विच द marriages between the persons shall become voidable, where such marriage is voidable at the option of the one party? कब ऐसी मैरिज वोडेबल होगी? कौन कौन से इंस्टांसेस है, जरा बताइए, आइए जल्दी से। Subsection 1. Any marriage solemnized, whether before or after the commencement of this Act, shall be voidable and may be annulled by a decree of nullity on any of the following grounds, namely. याद रखिएगा, voidable marriages are those marriages in which it is presumed that the marriage is valid. Marriage is valid even upon the defect in the marriage on the certain circumstances. ये circumstances होने के बावजूद भी marriage valid है until and unless it has been declared by the court of competent jurisdiction as void and decree of nullity has been passed by the court. जब तक के डिक्री ऑफ न्यूलिटी पास नहीं कर दी जाती कोर्ट के द्वारा, तब तक वो मैरिज क्या होगी? वैलिड होगी। पढ़िए जरा आप। ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, Clause नेमली क्या A. क्या वो ग्राउंड्स है? A. That the marriage has not been consummated owing to the impotence of the respondent. जहां पर रिस्पोंडेंट की इम्पोर्टेंसी है। ठीक है, इसमें एक केस दिया हुआ है कि एक पिटिशनर हैज क्लेम्ड हर वाइफ इज इम्पोर्टेंट। वो क्लेम करता है कि हर वाइफ इज इम्पोर्टेंट एंड बिकॉज शी डज नॉट हैव एनी इमोशनल अटैचमेंट एंड शी इज इम्पोर्टेंट एंड शी नेवर अलाउड टू कम टू हैव टू मेंटेन अ relationship or the intercourse. After the written statement filed by the defendant or that is respondent के द्वारा, जब she has defended that she is not important and but the husband is important, he is unable to perform her act, he is not competent to do such act. तो कोर्ट ने कहा कि मेरे एलिगेशन लगा देना वाइफ के ऊपर डज नॉट मेक हर द इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्लियर है बात? यस सर। और लिख लीजिए, कहा द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द मैरिज इज, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज इज द प्रोक्यूरिंग, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज इज द प्रोक्यूरिंग ऑफ issue, procuring of issue and
for that physical capacity, and for that physical capacity, potency, POTENCY, potency is an essential requisite. Impotency is a permanent, and incurable incapacity to consummate the marriage. जबकि अब ऐसा नहीं है, एक केस में कहा गया था, अब तो इम्पोटेंसी कैन बी क्योर। यस नो? केस का नाम लिख लीजिए, विश्वास वर्सेस विश्वास, विश्वास वर्सेस विश्वास। अब आ जाइए नेक्स्ट, इम्पोटेंसी। ठीक है, अच्छा इम्पोटेंसी में एक आधी चीज और आपको कोई लिखवानी है? नहीं, छोड़ दीजिए, क्या करना है। सेकंड आइए, सेकंड पॉइंट। Clause B, that the marriage is in contravention of the condition specified in Clause 2 of Section 5. क्लॉज 2, क्लॉज 2 में हमने क्या पढ़ा था? सैनिटी, सैनिटी होनी चाहिए, एसेंशियल कंडीशन है। लेकिन अगर कोई इंसेन है, रिकरेंट अटैक ऑफ द इंसेनिटी है, अनसाउंड माइंड का पर्सन है, हु इज अनेबल टू गिव द प्रॉपर कंसेंट और हु इज अनेबल टू परफॉर्म अ प्रोक्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रन, दैट मैरिज इज व्हाट? वॉइडेबल। ठीक है, अब आ जाइए जरा थर्ड। C, that the consent of the petitioner or where the consent of the guardian in marriage of the petitioner was required under Section 5 as it stood immediately before the commencement of the Child Marriage Restraint Amendment Act 1978, where the consent of consent of the petitioner has been caused by force and fraud. फोर्स एंड फ्रॉड से अगर कंसेंट ली गई है और ऐसी मैरिज की गई है तो सच मैरिज इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पिटिशनर। अच्छा, क्लॉज 1 में इम्पोटेंसी के सिलसिले में जो है क्या कहा गया है कि इम्पोटेंसी कैसी होनी चाहिए? परमानेंट इन नेचर है, लेकिन आज परमानेंट इन नेचर नहीं है, इट कैन बी क्योर। अगर आपने मुस्लिम वुमेन वाला जो है 1937 वाला एक्ट वहां भी दिया हुआ, 1939 वाला, वहां भी लिखा है कि अगर विद इन 6 मंथ वो आके ये प्रूव कर देता है कि ही इज पोटेंट, देन मैरिज इज वैलिड। तो ये भी क्यूरेबल है। अब आइए नेक्स्ट, आइए जरा सी। ठीक है, कंसेंट। अब कंसेंट पिटिशनर ने कहा सर हमारी कंसेंट जो है बाय फोर्स और फ्रॉड ली गई है, इधर ऑफ द पार्टी पिटिशनर हो सकती है, तो विद इन हाउ मेनी डेज द पिटिशन हैज टू बी फाइल्ड? कितने दिनों के अंदर पिटिशन फाइल होनी चाहिए? 2 साल बाद, 1 साल बाद, 4 साल बाद, कितने साल बाद आप जाके पिटिशन फाइल Within 1 करेंगे? year. विद इन 1 ईयर। देखिए जरा 2 का 1 देखिए, क्लॉज 2 पढ़े। Clause 2, notwithstanding anything contained in subsection 1, no petition for annulling a marriage A, on the ground specified in Clause C of subsection 1 shall be entertained if, first, the petition is presented more than 1 year after the force had ceased to operate or, as the case may be, the fraud had been discovered. ठीक है, फ्रॉड डिस्कवर्ड होने के विद इन 1 ईयर ही लाया जाएगा, वरना आपकी जो न्यूलिटी की जो पिटिशन लाए है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। द पिटिशनर must have to file a petition within a period of 1 year after such consent has been taken from the respondent। क्लियर है बात? डी आइए, डी। D, that the respondent was at the time of the marriage
pregnant by some other person than the petitioner. Where the respondent was pregnant from any other person than the petitioner. petitioner के अलावा किसी और से वो प्रेग्नेंट थी। अच्छा, जो फैक्ट है वो जानता है। सपोज petitioner is known about the wife is pregnant from some other person, still knowing that he is filing a petition for the nullity of the marriage under section 12D 1D, होगी कि नहीं? तो नहीं होगी बिकॉज उसको जानकारी थी। पिटिशनर मस्ट बी इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट्स। इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट होना चाहिए। prior to the marriage, if he does not know about the fact that she is pregnant by someone, then he can declare such a marriage as void, and a decree of nullity can be taken or granted by the court. केस लिखे इन महेंद्र वर्सेस सुशीला बाई, इन महेंद्र वर्सेस सुशीला बाई, where the wife admitted her pregnancy from where the wife admitted pregnancy before the solemnization of marriage, before the solemnization of marriage from some other person, such marriage is voidable under section 12(1)(d) at the option of the husband, at the option of the husband. क्लियर है? Is it clear to everyone? Yes, sir. ठीक है। अब देखिए, हमने आपने कहा सर मैरिज दो तरीके से, या तो वॉइड होगी या वॉइडेबल होगी। वॉइड मैरिज कौन सी होती है? वेयर द मैरिज इज फ्रॉम इट्स इंसेप्शन इज वॉइड, it cannot be declared as valid, but where the marriage is voidable, such marriage may be declared by the court as valid, or even it can be declared by the court of competent jurisdiction as void. शुरू में वो वैलिड होती है, याद रखना। अच्छा, लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन void एंड voidable मैरिज? Yes, sir. लिखिए, जरा जल्दी लिखिएगा। What is the distinction between void and voidable marriage? Void marriage is, देखिए, in void marriage, marriage is without any effect. Marriage is without any effect and void since its inception, and void since its inception. And it could not receive recognition of marriage at all. It could not receive the recognition of marriage at all. On the other hand, voidable marriage remains a valid marriage for all purposes,
till the petition of nullity is granted. Till the petition of nullity is granted. Next, in void marriage, it is open to the parties, देखिएगा, even without recourse to the court, to treat it as nullity. Whereas in voidable marriage, on the other hand, it is regarded by the court as valid marriage and subsisting until a decree of nullity is obtained during the lifetime of the parties. Next, in case of the void marriage, the decree declares the status बताती है कि void है. Whereas in voidable marriage, decree changes the status चेंज हो जाता है. जैसे ही पहले वैलिड समझी जा रही थी, अब void हो गई. यस नो? Yes, sir. क्लियर है सभी पॉइंट्स? आई होप Yes, sir. क्लियर होंगे. अब जरा आ जाइए, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, देखते हैं, है ना. अब आ जाइए जरा सेक्शन 13, डाइवोर्स. तो जरा डाइवोर्स को लिखिए, थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स. 3 पार्ट में डिवाइड करिए, 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स को. फॉल्ट और गिल्ट थ्योरी. सेक्शन लिखिए, सेक्शन 13, सब क्लॉज 1. रोमन वाला 1 से लेके 7 तक. सेक्शन 13 क्लॉज 1, रोमन वाला 1 से लेके 7 तक. These are the grounds available to the either parties to the marriage. Either by the petition may be filed either by the wife or the husband. ठीक है, either party may file a petition under section 13 clause 1 I to 7. क्लियर है? अब आ जाइए म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी. 13B. And lastly, irretrievable breakdown theory. Section 13 1 capital A. Section 13 1 capital A. देखिए, पहले तो आपसे जो है यही प्री के कुछ 3-4 क्वेश्चन आपको बताते चले. पूछेगा कि वुमेन के लिए जो है सेक्शन 13 में कौन से ग्राउंड है.
वुमेन्स को कौन सी क्लॉज में ग्राउंड्स दिए गए सेपरेटली जो खाली वुमेन को है, तो 13(2) लिखिए गिल्ट और फॉल्ट थ्योरी में, और सामने लिखिएगा दीज आर ओनली अवेलेबल टू दी वुमेन, फीमेल लिख सकते हैं, वाइफ लिख सकते हैं, वाइफ। ठीक है, और पूछेगा कि द ग्राउंड आर अवेलेबल टू दी बोथ ऑफ द पार्टीज टू दी मैरिज, कौन से ग्राउंड है? 13(1) 1 से लेके 7 तक। म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी कब ऐड किया गया? ये भी प्री में पूछा जाता है, कब ऐड किया गया था भाई? एनीवन? 13B 1976 सर 1976। लिख लीजिए 1976। इररिट्रेबल ब्रेकडाउन थ्योरी ये कब ऐड किया गया? ये बहुत पूछा जाता है। 1964। बहुत सही, 1964। ये याद रखिएगा, दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन एनी अपकमिंग एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन से ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। तो जरा सेक्शन 13 पढ़िए आप, आइए जरा। अच्छा Section पहले एक 13. बात और, 13 से पहले हम पढ़ने से पहले एक दो बात और डिस्कस आपसे कर ले और पूछ ले। मुझे ये बताइए, सेक्शन 13 जो है, सेक्शन 13 बात करता है डिवोर्स की। वेदर द कंसेप्ट ऑफ डिवोर्स इज नोन बिफोर 1955? बताइए। अरे नहीं था सर। नहीं था ना, जब पहली क्लास में आपको बताया था कि सेक्रामेंटल है, सर इंडिविजुअलेबल है, परमानेंट सैक्रामेंटल है, सर इटर्नल है। एटर्नल है, होली यूनियन है। तो बताइए, before 1955 it was not recognized because the marriage was the sacramental, जन्मों जन्मों का साथ था, 7 जन्मों का साथ था। So it cannot be dissolved either by the court or by any other act. The Hindu marriage could not be dissolved, but after passing of the Act of 1955 under Section 13, a marriage can be dissolved upon the certain grounds which has been enumerated under Section 13 clause 1 and 13 clause 1A, 13 clause B, as so on. पढ़िए जरा आप, कौन लाएगा जरा ये बताइए। Section 13. Divorce. Subsection 1. Any marriage solemnized, whether before or after the commencement of this act, may, on a petition presented by either the husband or the wife, be dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party 1. has, after the solemnization of the marriage, had voluntary sexual intercourse with any person other than his or her spouse. कह रहा है कि where any marriage has been solemnized whether before or after the commencement of this act, वो जो है डिसॉल्व कीजिए by presenting the petition before the court of law, it can be dissolved, और डिग्री ऑफ डिवोर्स कैन बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड, नेमली कह रहा है कि हैज आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज हैड वॉलंटरली सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस। इफ एनी पर्सन इज voluntarily having a sexual intercourse with any other person than his or her spouse, then what it happens, what it constitute an offense of, बताइए। adultery. The adultery. एडल्ट्री का ऑफेंस होता है। तो नाउ मुझे बताइए, वेदर अंडर सेक्शन
13 क्लोज 1 सब क्लोज 1। आप मुझे बताइए वेदर देयर शुड बी ए कंटिन्यूअसली एडल्ट्री और some at some point an act has been committed. Only a instance of act is enough to constitute an offense or the ground of the adultery. Sir, even a single act is enough for decree for divorce. How it is? Because under section prior to the 1976 it has been mentioned as a legal ground of the adultery, there must be a continuous living of a person with the other or having a sexual intercourse with any other person other than the spouse. It must be in continuity. There must be a continuous. So continuous act has been omitted, and now only a single act of an adultery is a mere enough to get a decree of divorce. Yes, no? अच्छा, इसने हमें एक सेक्शन छोड़ दिया पीछे 10, पहले मुझको 10 पढ़ाना था, लेकिन कोई नहीं, पहले तो वही पढ़ाना था ना, तभी तो यहाँ थे। सेमी ग्राउंड से उसमें भी जेएस और वही, चलिए फिर भी बताएंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट एडल्ट्री। अच्छा, अब मुझे बताइए, एक वाइफ जो है होटल में अपने दोस्त के साथ थी, हाफ नेक्ड, उनके शौहर ने उनको पकड़ ली, वेदर इट कैन बी द ग्राउंड ऑफ द डिवोर्स बाय हस्बैंड? बताते चलिए मुझे। सर। जी यस सर। मना कर दिया कोर्ट ने, क्या नहीं? कोर्ट ने कहा कि देयर शुड बी अ कंटिन्यूअस एक्ट। Only once a person has been caught as half naked, it does not constitute an offense of adultery. ठीक है, सिंगल एक्ट जो तुमने पढ़ा कि सिंगल एक्ट ऑफ एडल्टरी इज इनफ, लेकिन वो हो सकता है कि एडल्ट्री ना होना, वो तो ऐसे घूमने आए थे। सर आपने वर्ड हाफ नेकेड यूज किया ना। तो लिखा है भाई, मैं पढ़ के सुना दूं? रेस्टोरेंट मतलब खाने पीने वाला रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं या फिर? नहीं भैया, होटल का कमरा था। तो उसमें तो सर ठीक है, नहीं, कोर्ट ने कहा है कि कोहैबिटेशन इज नॉट प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। कोहैबिटेशन होना चाहिए। एडल्ट्री का मतलब देयर शुड बी अ कोहैबिटेशन, मतलब रहना सहना होना चाहिए। क्लियर है? सर केस में लिखवा दीजिए। केस का नाम भी लिखोगे? पी वर्सेस पी, पी वर्सेस पी। अब PEE नहीं, खाली पी वर्सेस पी। हाँ हाँ, वही हो जाता है ना ऐसा। सर वो नेम डिस्क्लोज नहीं होते ना इनके फैमिली के, इस वजह से टी वर्सेस पी। यस, बहुत शानदार। ये देखो, तुम बहुत चीजें सिखाते हो मुझे, है ना? आ जाइए सर नेक्स्ट। आपसे सीखते हैं। नहीं नहीं, आई एम ऑलवेज लर्न फ्रॉम यू। यस प्लीज। सर फिर जो आपने इसमें ये बोला था कि कंटिन्यूअस ऑफ एक्ट होना चाहिए, तो वो तो वो नहीं हट है ना गया, इसके हट अंदर? गया। अरे वो हट गया है। सर वो अभी आपने भी जो बताया था क्यों हटा है वो वाला, वो उसका वो बता दीजिए। उसका रीजन ये था, हटा इसलिए हटा दिया गया था, उन्होंने कहा था कि सिंगल एक्ट ऑफ द एडल्ट्री कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, अब आइए जरा नेक्स्ट पढ़िए भाई। 1A। 1A has, after the solemnization of the marriage, treated the petitioner with cruelty. The pet
the petitioner has been treated with a cruelty after the solemnization of the marriage, the petitioner may file a petition on the ground of the cruelty. कब ऐड किया गया ये 1A IA 1976 1976 IB पढ़िए 1B has deserted the petitioner for a continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the petition. जहां पर petitioner जो है जहां petitioner को जो है कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 2 इयर्स के लिए जो है डिजर्ट कर दिया गया है बिना रीजनेबल ग्राउंड के उसको छोड़कर चला गया है बिना कुछ बताए बिना किसी रीजन के अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं दोनों में से एक तो जो है petitioner पिटीशन ला सकता है कि सर वो कंटिन्यूअसली हमको छोड़कर चली गई ठीक है तीसरा ग्राउंड है ये अब आइए नेक्स्ट Second, has ceased to be a Hindu by conversion to another religion. apostasy cease to be a Hindu where a person has been converted to another religion. Either of the party and the opposite party shall have the right to file a petition on the ground of apostasy. अपोस्टेसी के ग्राउंड पे हो सकता है नेक्स्ट Third, has been incurably of unsound mind or has been suffering continuously or intermittently from mental disorder of such a kind and to such an extent that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent. देखिए कह रहा है कि जहां पर पर्सन इज इनक्यूरेबली अनसाउंड है जबकि आपने सेक्शन 12(1)B में कहा कि सर ऐसी मैरिज वॉइड नहीं है फ्रॉम इट्स इंसेप्शन वो वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द petitioner चाहे तो उसको डिग्री ऑफ न्यूलिटी ले सकता है कोर्ट से तो यहाँ भी कहा है कि हैज बीन क्या हुआ है हैज बीन इनक्यूरेबल ऑफ अनसाउंड माइंड और हैज बीन सफरिंग कंटिन्यूअसली intermittently from the mental disorder of such kind and to such extent that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent. In such circumstances, such marriages, such decree of divorce can be granted on the ground of unsoundness of mind. याद रखिएगा देखिए वहां वर्डेबल है लेकिन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के लिए भी डिग्री ली जा सकती है नेक्स्ट So, explanation पढ़ना. नेक्स्ट Fourth, has been suffering from a virulent or incurable form of leprosy. ये तो हट गया 2019 में omit हो गया 2019 में ओमिट हो गया ये वेबरी जी कब सर, का जी। डायरेक्ट है सर 25 का है बट वो नीचे लिखा हुआ है. हाँ 25 का है अभी लाई खरीद के जब हमने क्लास शुरू करी नहीं सर, और AIB के लिए मंगाए थे. नेक्स्ट पास हो गई सर रिजल्ट कहाँ यहाँ है? पे वैसे back है। हो जाएंगे. नहीं सर 75 नंबर आ रहे हैं. नेक्स्ट Fifth, has been suffering from a venereal disease in a communicable form. venereal disease in a communicable form. What are venereal diseases? When a person is suffering from a venereal disease like HIV plus venereal है कि नहीं है यस सर यस सर अच्छा एक पर्सन HIV प्लस है जिसे पॉजिटिव कहते हैं वो जो है एक सपोज करिए प्रोस्टिट्यूट है शी इज हैविंग अ
sexual intercourse with someone, she is knowing, she is positive, HIV positive, and she known to the fact of the HIV positive and admit other person to come into the family of the positive, HIV positive, और एक दूसरे पर्सन के साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करती हैं ये जानते हुए। ये आईपीसी में कहाँ दिया हुआ है? बताइए, इसकी पनिशमेंट है आईपीसी में? नेग्लिजेंट और मेलिग्नेंट एक्ट अगर याद हो। यस सर, यस अच्छा सगीर, यस सर, मैं उसको रिकॉल ही ऐसे कर ही रही बताया थी। था। सेक्शन 269 नेग्लिजेंट है, 270 मेलिग्नेंट है, यस सर। एनएम। आइए जरा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट। Sixth, has renounced the world by entering any religious order. रिनाउंस दी वर्ल्ड, हर्मिट बन गए, साधु बन गए, संत बन गए। अभी एक एक्ट्रेस बनी है कुंभ में जाके, कौन है? यस सर, ममता कुलकर्णी कुछ करके ही नाम है, ममता कुलकर्णी, न्यूज में देखा था। समझे? कल ही बनी है। नेक्स्ट। Seventh, has not been heard of as being alive for a period of 7 years or more by those persons who would naturally have heard of it had that party been alive. Where a husband or where the husband or wife either of the party to the marriage is missing from this 7 year, they have not been heard from the 7 year। 7 साल तक नहीं दिखे, नहीं जाने गए, कोर्ट जाइए, डिग्री ऑफ डिवोर्स ले लीजिए। आर वर्सेस टॉल्सन में क्या हुआ था? क्या हुआ था भाई? आर वर्सेस टॉल्सन का केस पढ़ा है किसी ने? व्हाट वाज हैपेंड इन द आर वर्सेस टॉल्सन? अक्सर तुम्हें तो पढ़ाया था ये। सर यही वाला था कि वो उसका जो हस्बैंड था वो चला गया था, बहुत टाइम बाद आया था वापस। ठीक है। where the husband is not known for the approximately 7 year and some days left to be completed of 7 year, and she got married with another person and one day he came out। वो आ गए, आप चले गए थे, आप आ गए। he is surprised। समझ गए? कोर्ट में देखा रहे, आ गए आप। चलिए, ये तो जब आईपीसी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ही हम। आर वर्सेस टॉल्सन का केस है ना? यस चलिए, सर। तो क्या क्या ग्राउंड हुए? पहला ग्राउंड एडल्ट्री, दूसरा क्रुएल्टी, तीसरा डिजर्शन, डेजर्शन, चौथा सब द बोलिए भाई। कन्वर्जन और एपोस्टेसी, अपोस्टेसी और कन्वर्जन। अनसाउंडनेस ऑफ नेक्स्ट, माइंड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, नेक्स्ट। वंडर डिजीज, वेनेरल डिसीजेस, लिप्रोसी हट गया है, वेनेरियल Yes. डिजीज। रिनंसिएशन ऑफ वर्ड, कक्षा renunciation of word, और कोई दोनों के अलावा? नेक्स्ट। So not been found for 7 years. नॉट नोन फॉर 7 ईयर और और मोर। presumed death। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट 1A। 1A में क्या कहता है? पहले आरसीआर की डिक्री और फिर जुडिशियल सेपरेशन। ठीक है। आरसीआर की डिक्री पास हुई, 1 साल का टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, तो आप आइए डिक्री ऑफ डिवोर्स ले लीजिए। हमने कल बताया था आरसीआर का इफेक्ट क्या है। व्हाट आर द Yes, sir. लीगल इफेक्ट्स ऑफ द आरसीआर? वेयर द पीरियड ऑफ द 1 year हैज बीन पास्ड, द पार्टी टू whom the person has been withdrawn from the society, they can
any of the such person can get decree of divorce under section what 13 under section 13 clause 1A capital A. ए, ठीक है, उसके भी 1 में, दूसरा वो सॉरी 2 में, और पहला क्या है, रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन, तो जुडिशियल सेपरेशन। क्लियर है, जुडिशियल सेपरेशन के लिए। अब जरा आ जाइए, ये ग्राउंड याद रखिएगा, बहुत बार पूछे गए ये ग्राउंड। अब आज जो हम पढ़ेंगे, अब जो आज टॉपिक आएगा वो आएगा क्रुएल्टी। मेंस में क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रुएल्टी, व्हाट इज क्रुएल्टी, बताइए जरा कोई, क्रुएल्टी क्या होता है, क्रुएल्टी। अच्छा, ये मैं बताना भूल गया कि व्हाई इट इज कॉल्ड द फॉल्ट और गिल्ट थ्योरी। Because हाँ, because here one party has committed such an offense that it makes the other part it makes him or her the guilty on his act. बिल्कुल, और अच्छे से बता दे, वेयर एनी पार्टी इज गिल्टी ऑफ any of the act by which the other party shall have the right to get a divorce upon the certain grounds, upon a certain ground as has been enumerated under section 13 clause 1 to 7, on the fault of the certain parties, on the guilt of the one party, the other party shall have the right to get a decree of divorce by filing a petition on the following grounds as been enumerated from section फलाना to फलाना। yes no? Yes sir. देखिए साथ चलिए, वरना फिर मैं यहाँ से छोड़ के एकदम निकल लूंगा, देखते रह जाना फिर, थोड़ा सा साथ चलिए मेरे। अब आ जाइए नेक्स्ट, बताइए जरा क्रुएल्टी, what do you understand by cruelty, where it is been defined? Sir, it has not been defined anywhere, but there are some judgment in which cruelty is defined, Yes sir. like in Russell versus Russell 1897, in which it has been said Sobarani. cruelty can be of two types: physical cruelty, mental cruelty, and Okay, physical cruelty like beating, repeated beating, stabbing, okay, neglecting, providing food or starving, keeping in मेंटल illegal. क्रुएल्टी में आ गया। Sorry, sir. बहुत शानदार बता रहे हो तुम। अच्छा, क्या ये आईपीसी के 498 में डिफाइन नहीं है, एक्सप्लेनेशन में नहीं लिखा हुआ एक्सप्रेसली, कहीं भी डिफाइन नहीं है कि इस एक्ट में डिफाइन नहीं है? 498A में। सर इसमें तो नहीं है, बट 498A में तो देखिए मैं कह रहा हूँ ना कि 498A के एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है क्रुएल्टी मीन्स any willful conduct which is of such a nature as is likely to drive a woman to commit a suicide or to cause a grave injury or danger to life, limb or health, it is a cruelty. Sir, it is यही only for women. यस, वो तुम कह सकते हो, देखिए ये जेंडर बेस कह सकते हो तुम यहाँ, लेकिन डिफाइन है, मीन्स दिया हुआ है। देखिए आप कहेंगे देर इज नो प्रिसाइज डेफिनेशन हैज बीन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 13 और एनी ऑफ द सेक्शन ऑफ दिस एक्ट ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, बट इन अ एंड cruelty means a harassment, cruelty means an act of a person in which it causes to the other a danger to the life, limb, health or causes the injury to the other person. And cruelty may be of two kind: physical cruelty or mental cruelty. Physical cruelty is an act of a person in which it causes a danger to life, limb,
health or causes an injury to a person or to establish a fear in the mind of the other person in which he is subjected to such cruelty is known as a physical cruelty, or mental cruelty is the instances of a cruelty in which a person act in a such manner in which other person is subjected to or seems to be himself or herself as being a victim of a cruelty. उसमें हम अभी एग्जांपल बताएंगे, रीजन। ठीक है, क्लियर है बात? Yes, sir. व्हाट इज क्रुएल्टी? क्रुएल्टी क्या होता है? Yes, sir. ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, जरा लिखिए, लिखिए आप। इन रसेल वर्सेस रसेल, याद रखिएगा, ये बहुत हाउस ऑफ लॉर्ड का जजमेंट है। दिस इज द बेसिक जजमेंट ऑन द पॉइंट ऑफ द क्रुएल्टी। Russell versus Russell, in this case the House of Lords has defined as a conduct of such a character that cruelty has been defined as a conduct of such a character as to have caused danger to life, limb or health, that is body or mental, as to give the rise to a reasonable apprehension of danger. Such an act is called an act of cruelty. ठीक है, cruelty is of two kind. First is physical cruelty. Physical cruelty is an act. It includes an injury to body, limb or health in which there is an apprehension of or reasonable apprehension of danger. ठीक है, अब देखिए, वेदर डिमांड फॉर अ डावरी comes under the purview of the physical cruelty or not? Mental cruelty. मेंटल में आएगी नहीं। अच्छा, अगर उसको हैरेस कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, उसको मार पीट रहे हैं, उसके लिए तो मार तो पीटने वाला फिजिकल, मारना पीटना तो फिजिकल में। देखिए, फैक्ट टू फैक्ट डिफर करेगा। अगर वो उसको जो है मेंटली प्रताड़ित कर रहे हैं तो मेंटल क्रुएल्टी की, और उसको फिजिकली वायलेंस कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, फिजिकल वायलेंस, देन इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ फिजिकल क्रुएल्टी। ठीक है, तो लिखिए जरा, कौशल्या वर्सेस वैशाखी राम। कौशल्या वर्सेस वैशाखी राम। देखिए, अब इसमें क्या हुआ था, ये फिजिकल क्रुएल्टी का चांस है। इसमें हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को मारता है, पीटता है, और जो है इतना नहीं मारता पीटता, लेकिन थोड़ा बहुत मारता पीटता है। द वाइफ हैज filed an FIR against an husband and she seeks to get a decree of divorce on the ground of the cruelty. Whether such beating comes under the preview of the cruelty, तो कोर्ट ने कहा yes, though it was not such enough to cause a injury to her body, but it is sufficient enough to
have or to come under the purview of the cruelty on which she got the divorce on the ground of cruelty. क्लियर है? फिजिकल Yes, sir. क्रुएल्टी माना गया इसको. व्हाट इज मेंटल क्रुएल्टी? मेंटल हमने बताया आपको. इसमें जरा एक केस बताएंगे आपको. कोई बताए जरा इसका लीडिंग केस मेंटल क्रुएल्टी का. हर्ष, उम्मीद है मुझे तुमसे. सर एक एन श्री पदचंद्रा वर्सेस वसंथा 1970 का केस था. उसमें मेंटल क्रुएल्टी के बारे में कहा गया था कि एक्ट ऑफ वाइफ अब्यूजिंग था और इंसल्टिंग था हस्बैंड का पब्लिक में, तो उसे क्रुएल्टी हल्ड किया गया था. लिख लो ये भी. एन श्रीपद चंद्रा वर्सेस बसंता. वाइफ क्या करती थी कि वाइफ अपने शौहर को जो है बाहर लोगों में कहती तेरी ऐसी की तैसी की कम तैसी और फलाने ढिमकाने. तो ये कोर्ट ने ट्रीट किया कि दिस एक्ट ऑफ द वाइफ कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द मेंटल क्रुएल्टी and a husband is entitled to get a divorce on the ground of the mental cruelty. दूसरा केस जो इसका मेन केस है, दास्ताने वर्सेस दास्ताने. बहुत प्यारी दास्तान है इसकी, समझते हो आप? दास्ताने वर्सेस दास्ताने. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. क्या हुआ कि वाइफ है, हस्बैंड है, अच्छे से रह रहे थे, अच्छा चल रहा था, लेकिन शी यूज्ड टू quarrel with her husband. Usually on the certain occasion she used to abuse him and she used to fight with him. उसके साथ लड़ती है, झगड़ती है, और जो है इतना नहीं करती, even she abused his father. And when she came from the job at a night, she used to lock up the door. दरवाजा बंद कर लेती है. तो कोर्ट ने कहा whether such an act of the wife come under the purview of the mental cruelty, yes no. तो कोर्ट ने कहा yes, it is an instance of the mental cruelty. Yes. क्लियर है बात? यस सर. कोर्ट ने क्या कहा? क्रुएल्टी है. लेकिन बाद में जब रात में दोनों सोए तो दोनों में प्यार भी हुआ, दोनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, तो कोर्ट ने मना कर दिया, शादी डिसॉल्व नहीं हो सकती. पढ़ लीजिएगा इसका जजमेंट. कोर्ट ने मना कर दिया, ग्राउंड माना कि मेंटल क्रुएल्टी है, बट कोर्ट रिफ्यूज टू ग्रांट अ डिक्री ऑफ डिवोर्स because they are happily enjoying their marital intercourse. अरे शानदार. लाइट वह चली गई भैया. क्लियर है भाई? यस सर. अच्छा, व्हाट कैन बी द चांसेस ऑफ द क्रुएल्टी? क्या क्या चांसेस हो सकते हैं क्रुएल्टी के? याद रखिएगा, फॉल्स चार्ज ऑफ एडल्ट्री, एडल्ट्री का झूठा चार्ज लगाना. दूसरा, डिमांड ऑफ डाउरी, वही कि जो अभी बताया किसने, शोभा रानी वर्सेस मढ़ोलकर रेड्डी. शोभा रानी वर्सेस मढ़ोलकर रेड्डी, इसमें जो हैरेस किया गया, कोर्स किया गया वाइफ को कि जरा डाउरी लाओ, पैसा लाओ, दहेज लाओ और लाओ. तो क्या कहा गया? इट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्रुएल्टी. अच्छा, अगर कोई जो है परसिस्टेंट रिफ्यूज कर रहा है इधर ऑफ द पार्टी टू हैव द सेक्सुअल इंटरकोर्स, दिस इज ऑल्सो द इंस्टेंस ऑफ द क्रुएल्टी. या कोई एक्सेसिव सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, दिस इज ऑल्सो द इंस्टेंस ऑफ द क्रुएल्टी. तो इसमें केस लिख लीजिए, निजवाहन वर्सेस निजवाहन, NIJ
HAWN वर्सेस NIJHAWN, Nijwahan versus Nijwahan, persistent refusal to have sexual intercourse or to refuse to have children is an instance of what? बोलते Cruelty. रहना यार. Cruelty. Drunkenness, intoxication, intoxication, intoxication. What do not constitute cruelty? Cruelty क्या constitute नहीं करता? Ordinary wear and tear in the life. लाइफ में छोट मोट बातें चलना. वाइफ रिफ्यूज टू रिजाइन फ्रॉम द जॉब. ठीक है, क्लियर? Yes, sir. अच्छा, एक और बताइए जरा. वेयर अ वाइफ इज फोर्सिंग हर हस्बैंड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द फैमिली, whether it comes under the definition of the mental cruelty or not. Yes, sir. नरेंद्र वर्सेस के मीना, 2016 केस है, इंपोर्टेंट केस है, याद रखना ऑन दिस पॉइंट. सर इसमें क्या बोला गया था? किसमें? सर नरेंद्र वर्सेस के मीना में. नरेंद्र वर्सेस के मीना में कहा गया है कि वेयर अ वाइफ forcing her husband to get separated from his parents, this is an instance of the cruelty, mental cruelty towards a husband. अच्छा, एक हस्बैंड है जो म्यूजिक लवर है, पियानो या जो बजाते नहीं, वो बैठ के क्या बजाते हैं भाई? Guitar. गिटार. अब वो गिटारिस्ट है, तुम्हारे जैसा कोई हर अब शाम को जो है गिटार लेके बैठ जाए, उनकी बीवी एक तो खाना बना रही है और उसके सामने गिटार बजा रहा है, उसका मूड ऑफ हो जाए. वो उसको जो है जब भी गिटार लेके बैठे तभी कहने लगे नहीं बजाओगे, बिल्कुल उसको जो है हैरेस करके रख दिया और उसने गिटार बजाना छोड़ दिया. वेदर इट इज अ ग्राउंड ऑफ द मेंटल क्रुएल्टी? कोर्ट ने कहा यस, इट इज एन इंस्टेंस ऑफ द मेंटल क्रुएल्टी टुवर्ड्स अ म्यूजिशियन एंड लवर ऑफ द म्यूजिक. Sir, इसका यू case श्री name. Case number. यू श्री वर्सेस यू श्रीनिवास, यू श्री वर्सेस यू श्रीनिवास, 2013 सुप्रीम कोर्ट. क्लियर है बात? Yes, sir. क्रुएल्टी क्लियर? डिजर्शन आज ही पढ़े कि कल पढ़े? Sir, सर कल पढ़ेंगे. तो फिर हर साहब आप बंद भी कर दो. Okay, sir.